गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन में पिछले क्लास में हमने जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था, बोला भी था कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा। आप लोग सोचे भी होंगे। और अब हम लोग उसी क्वेश्चन को आगे करके और फिर वेपर प्रेशर को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसमें है क्या, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए, मोलर मास 128, 64% W/W has vapor pressure 145 mm Hg. If the vapor pressure of water is 155 mm Hg, then calculate vapor pressure of A at same temperature. आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो जरा सोचिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये सोचिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है। तो क्या क्या पता है बच्चों? एक तो हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब यानी पीएस दिया हुआ है 145 mm Hg। ओके, अब कह रही द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं? ए की बी। वाटर को क्या लिखते हैं? वाटर को लिखते हैं, सॉल्यूट को बी लिखते हैं ना, तो वाटर को ए लिखेंगे। चलिए, तो वाटर हमारा कितना हो गया? 155 mm Hg। और पी नॉट बी, पी नॉट बी के बारे में क्या है? क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हाँ ठीक है, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए। अच्छा, उसका नाम ए दिया है, कोई बात नहीं है, ए दिया है तो हम लोग अपने मन वाला ए भी नहीं करेंगे, हमें ये निकालना है। और ये वाटर का दिया हुआ है कितना? 155 mm Hg। तो देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं PS = P नॉट ए का ये प्लस P नॉट वाटर का ई वाटर, यही ना। अब इसमें क्या है हमारे पास? PS तो दिया हुआ है बच्चों 145, P नॉट ए हमें निकालना है कि क्या होगा, और ये दिया हुआ है 155। तो हमें क्या नहीं पता? हमें मोल फ्रैक्शन नहीं पता। तो देखिए 64% W/W है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 64 ग्राम क्या है? A, और 36 ग्राम क्या है? B। यही ना होता है। अब जरा देखिए, अगर इसका मोल हम निकालें तो क्या लिखेंगे? 64 मोलर मास 128 कितना आ जाएगा? 0.5। और इसका मोल निकालें वाटर का तो 36/18 कितना आ जाएगा? 2। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो देखिए ए पता है कितना? 0.5, और टोटल कितना है? 2.5। अच्छा, उसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे? 2/2.5। बोलिए, यहाँ कर सकते हैं 145 = P नॉट ए, और यहाँ 1/5 प्लस 155, और यहाँ 4/5। ठीक है, 5 अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 145 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपका 725। ठीक है, तो ये आ गया 725 P नॉट ए प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 4 × 20, 5 × 20, और 4 × 6, 620। ठीक है, अब हमें निकालना है P नॉट ए। तो हमारा P नॉट ए कितना आ जाएगा? इसमें से माइनस कर लेंगे 105। तो यही हमारा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं। आइए, जो नया हेडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये आपके एडवांस लेवल के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या
क्या है आइए जरा देखते हैं। पहले हेडिंग डाल दीजिए तब तक, है ना। हेडिंग डाल दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, ठीक है। और वेपर फेज यही लिखिए, तो उसमें फर्स्ट कंडेंसेट, सेकंड कंडेंसेट सब देखेंगे। देखिए क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, जरा ये समझिए। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि इसमें मान लीजिए ये ए है लिक्विड, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा था कि ये ऊपर जा रहा था और हमारे वेपर में भी ए बी, ए बी, ए बी कहीं न कहीं दिख रहा था, नहीं। अब ये ठीक है कि इक्विलिब्रियम में आ गया था और इक्विलिब्रियम में ऐसे ही था। अब क्या है, एक इसका भी मोल फ्रैक्शन था, एक इसका भी मोल फ्रैक्शन था। अब अगर हम क्या करें, इसके वेपर को किसी दूसरे कंटेनर में ले लें, इसके वेपर को किसी दूसरे कंटेनर में लेके लिक्विड बना दें, लिक्विड बने, यहाँ एक कंडेंसर लगाते हैं, कंडेंस करने वाला। तो ये क्या होगा, सारे वेपर यहाँ आ जाएंगे। अब इसके भी निकलेंगे वेपर्स, यहाँ भी होगा ए बी, यहाँ भी होगा ए बी। फिर अगर इसको भी हम ऐसे ही लेते हैं, एक और कंटेनर करते हैं, यहाँ भी होगा ए बी और यहाँ भी होगा ए बी, नहीं। लेकिन अगर हम इसके मोल फ्रैक्शन को कुछ भी कहें, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन को काइए कह रहे हैं, इसके मोल फ्रैक्शन को काइए डैश कह रहे हैं और इसके मोल फ्रैक्शन को काइए डबल डैश कह रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, दिख रहा है साफ साफ, नहीं होंगे। हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपसे पूछ दे कभी कि इसका मोल फ्रैक्शन बताइए, इसका बताइए, इसका किसी का भी, तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, ठीक है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बात, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये है हमारे कंटेनर में ए बी लिक्विड है, ए बी है ना। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इस कंटेनर में वेपर भी बनने लगे, ए बी, नहीं। इक्विलिब्रियम में भी आ गए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आएंगे तभी तो आप कहेंगे कि वेपर प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम में भी आ गए। अब क्या है, इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे। पहले कुछ मोल फ्रैक्शन इसका था, हम लोग का ये एक्स आप लोग पढ़ते हैं तो एक्स से मान लीजिए, एक्स से कर रहे थे, कुछ मोल फ्रैक्शन इसका था, कुछ मोल फ्रैक्शन इसका था, तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग कर रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज है ना, तो हम लोग कर रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। उसी तरह बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। जब ये वेपर बना तो इसमें भी तो मोल फ्रैक्शन होगा, और अब इसको x कह रहे हैं तो उसको हम लोग y कह दे रहे हैं, तो क्या ये x और y बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे x और y बराबर? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि लिक्विड जितना है उतना वेपर नहीं जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी जाए, बहुत बड़ा कंटेनर हो सकता है कम भी हो जाए, बराबर नहीं होगा। रियल कभी बराबर हो जाए तो बात अलग है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। क्या बोलेंगे? वेपर फेज।
इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। यहां जो हो रहा है उसको वाई बोल रहे हैं, यहां जो मोल फ्रैक्शन है उसको, ठीक है। ये लिक्विड है, ये क्या है हमारा लिक्विड, और ये क्या है, ये वेपर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे जरा देखिए, जब तक वो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में क्या हम लोग यूज करेंगे, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ना, तो हम लोग जरा देखते हैं, राउल्ट्स लॉ लगा के, ये लिक्विड है, लिक्विड में राउल्ट्स लॉ देखेंगे। राउल्ट्स लॉ का क्या फॉर्मूला था हमारा था पी नॉट इक्वल टू, क्या था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ये, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी का बी, यही ना था। अच्छा, एक और था पी एस इक्वल टू, पी एस या केवल पी भी लिखते थे, जो सॉल्यूशन का प्रेशर था ना उसको पी एस भी कहेंगे, केवल पी भी, पीटी भी लिखते हैं, टोटल प्रेशर। तो आप इसको ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या लिखते थे, पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ये था, ठीक। इसको भी यही छोड़ते हैं। अगर हम वेपर फेज में बात करें, अगर हम किस में बात करें, वेपर फेज, तो वेपर फेज में हम राउल्ट्स लॉ नहीं लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ। क्या लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ। वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अच्छा, पार्शियल प्रेशर क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ही तो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ही वेपर प्रेशर होगा। तो आप ये यहां लिख लीजिएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, ये, यही ना पार्शियल प्रेशर है। अच्छा, वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई, वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या है, ये का वाई, तो इसको कह दे रहे हैं वाई ये, और पीटी को पी जो हम लोग लिख रहे थे, तो ये तो लिख सकते हैं ना, बोलिए। अच्छा, पीए को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से पीए को लिख सकते हैं हम लोग यहां से पी नॉट ए का ये इक्वल टू वाई ए इंटू पी, लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां से हम वाई ए को लिख सकते हैं वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए का ये बाई पी। अच्छा, P क्या है, P क्या है हमारा, तो P है वही P जो टोटल प्रेशर होता है, माने P इक्वल टू पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी, ये नहीं भूलना है। तो एक तो फॉर्मूला ये जान लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है फिर से समझिए। अगर आपको पूछ रहा है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के लिए, और क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, यहाँ का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो यहाँ का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, जिसका निकालना है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन उसका वेपर प्रेशर दिया रहेगा, और पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया रहेगा। मैंने आपसे क्या कहेगा कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक मान लीजिए एल्कोहल है और एक मान लीजिए वाटर है। अब आपसे कह दिया कि पूरा मिला के वेपर प्रेशर इतना है, जो भी पूरा मिला के वेपर प्रेशर 100 है, और एल्कोहल का अकेले वेपर प्रेशर 80 है, ठीक है, और एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन इतना है, तो बताइए एल्कोहल का वेपर में मोल फ्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। आइए, ठीक है, तो ये देखिए, इसी तरह से
अगर हम आगे बढ़े का मतलब कि इसी तरह से हम ये जो ए के लिए सोचे हैं ना, ये ए के लिए, इसी तरह अगर हम बी के लिए सोचते तो यहाँ क्या लिखते, पी ए, यहाँ वाई बी, यहाँ पी नॉट बी, वाई बी, यहाँ से वाई नहीं होगा एक्स बी, तो यहाँ से वाई बी और पी, और यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी बाई पी, ये भी तो लिख सकते हैं ना। बोलिए, तो ये का वेपर प्रेशर निकालना हो या बी का, हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, इधर मिटा दो मैं, आइए थोड़ा लिख के आप लोगों को एक दो बार ध्यान से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, यहां से अगर मैं काइये निकाल लूं, काइये कितना आएगा, पी वाई ए बाई पी नॉट ए, और अगर मैं काई भी निकाल लूं यहां से तो वो क्या आएगा, पी वाई बी बाई पी नॉट बी आएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ लूं, हमें पता है ना कि काई ए प्लस काई बी कितना होता है 1, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, अगर मैं ये कहूं कि ये काई ए और ये काई बी है, तो क्या मैं पी वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस पी वाई बी बाई पी नॉट बी, तो यहां 1 कर सकता हूं, इधर हो जाएगा 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा, इधर देखिए जरा, कुछ कॉमन है क्या, हाँ है, P कॉमन है, तो अगर P ले लें तो यहाँ P नॉट ए और यहाँ वाई बी बाई पी नॉट बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई पी इक्वल टू पी नॉट ए, और जरा सोचिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक आपसे जब मैं पूछ रहा था कि भाई टोटल प्रेशर बताइए, सॉरी किसका टोटल प्रेशर, अभी तक हम कह रहे थे कि अगर आप टोटल प्रेशर बताइए इसका, दोनों सॉल्यूशन का, तो आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी, इसी फॉर्मूले से। लेकिन कब कर रहे थे पी नॉट ए का ये, तब आप कर रहे थे पी नॉट ए का ये जब आपको ये दिया था, इसका वेपर प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन का ये दिया रहेगा तब ना। लेकिन अब सोचिए कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, निकालना है वही पी, लेकिन आपसे कह रहा है वेपर प्रेशर तो लिक्विड का दिया है, लेकिन मोल फ्रैक्शन वेपर का दिया है। आप समझ रहे हैं ना, यही P है, इसी का तो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ना, P नॉट ए का ये प्लस P नॉट बी का बी, ये यही तो अगर मान लीजिए ये ठीक है, P नॉट ए P नॉट बी दिया है, अगर आपको A और B ये दिया है लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेपर का मोल फ्रैक्शन दिया है तब आप क्या करेंगे, तो वेपर के मोल फ्रैक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आ रहा समझ में? आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल से अपनी बात समझने की कोशिश करते हैं, उस न्यूमेरिकल से ये बातें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप लोग ये और ये फॉर्मूला तो पहले से याद था आपको, ये फॉर्मूला जरूर लिख के याद कर लीजिएगा, और कभी कभी ये भी, ठीक है। तो आइए हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक को 1, 2, 3 बार पढ़ लीजिएगा खूब बढ़िया से, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इससे जुड़े हुए। आइए मिटा दो इसको। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि, या उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि
मोल फ्रैक्शन इन फर्स्ट कंडेंसेट, इस तरह की बात करते हैं। ये जरा क्या होता है जरा समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में क्या है, यहाँ ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, जैसे था नहीं। कुछ देर बाद क्या हुआ, इसमें इक्विलिब्रियम आ गई और इक्विलिब्रियम आने के बाद यहाँ क्या हो गया, फिर हमारे वेपर में ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, इसको एक कंडेंसर से दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लिया। क्या किया, दूसरे बर्तन में हमने कलेक्ट कर लिया। ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, यहाँ कंडेंसर, कंडेंसर करेगा क्या, तो ये कंडेंसर हमारा क्या करेगा कि वेपर को कंडेंस कर देगा, वेपर को लिक्विड बना देगा, ठीक है। ये फिजिक्स वाला कंडेंसर नहीं है, वो कैपेसिटर होता है। तो ये इसको वेपर बना दिया। अब वेपर बना दिया तो क्या हो गया, फिर से इसमें हो गया वाटर। हाँ, इतना नहीं होंगे जितना ये है, इसी का वेपर आ रहा है, थोड़ा कम होगा, लेकिन अब ये यहाँ से आप मेजरमेंट करिएगा। अब इसमें भी क्या हो गया बच्चों, ये भी। अच्छा, फिर क्या होगा, ये भी तो वेपर जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, तो फिर होगा ये भी। मान लीजिए यहाँ फिर से हम वही लगा दिए कंडेंसेट, फिर लगा दिए। अब क्या होगा, यहाँ फिर से ए बी और ऊपर भी ए बी होगा कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडेंसेट। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड कंडेंसेट। इसी तरह एक और रहता तो थर्ड कंडेंसेट। इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ का मोल फ्रैक्शन है का ये, माने x से अभी कहिए एक्स बी, यहाँ का मान लीजिए एक्स ए डैश और एक्स डैश बी, यहाँ का वाई ए और वाई बी, और यहाँ का वाई ए डैश और वाई बी डैश। फिर से यहाँ का एक्स वाई हो गया तो अब जेड कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए जेड ए और जेड बी, और यहाँ का जेड ए डैश और जेड बी डैश, ठीक है। ये है। अब जरा आप देखिए कि क्या क्या हम अभी यहाँ समझ पा रहे हैं। एक बार पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं मैंने जो भी समझा है। इसमें क्या है, हमारा लिक्विड है ये भी। ये लिक्विड क्या कर रहा है, कुछ देर बाद क्या होगा, लिक्विड में वेपराइज होगा। वेपराइज के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होंगे तो उसी समय हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अच्छा, अब वेपर का भी कुछ होगा मोल फ्रैक्शन, लिक्विड का भी कुछ मोल फ्रैक्शन। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं हम, ये दिया हुआ है। वेपर का मोल फ्रैक्शन ये है। इसी वेपर को हमने क्या किया, कंडेंस कर लिया और उसको लिक्विड बना लिया। वो लिक्विड यहाँ आ गया, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर ये है और इसके वेपर का ये है, फिर इसके लिक्विड का ये। तो होगा क्या कि ये जो है हमारा वेपर, यही वेपर तो यहाँ लिक्विड बना, तो इसका और इसका मोल फ्रैक्शन बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। पहले तो ये समझिए, आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये उसी तरह जो वाई डैश है हमारा वो जेड के बराबर होगा और जो वाई डैश बी है वो जेड बी के बराबर होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए। अगर और आगे आप जाते, इसके और आगे जाते तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होता वो इसके बराबर होता।
तो पहले तो ये समझ लीजिए क्या कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर का मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंडेंसेट के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। या फर्स्ट यही पूछ देगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ, चाहे फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर का मोल फ्रैक्शन सेकंड कंडेंसेट के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात करने। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या देखे थे, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि YA था और YB था, याद करिए YA YB। तो हम लोग क्या लिखे थे, YA का फॉर्मूला क्या लिखे थे थोड़ी देर पहले, YA का फॉर्मूला लिखे थे हम P नॉट A का A बाई P, यही था, अरे यही तो था, अभी जो पढ़े थे थोड़ी देर पहले। और YB क्या था, P नॉट B का B बाई P। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं YA बाई YB, तो YA बाई YB PP कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा P नॉट A का ये बाई P नॉट B बाई B आएगा। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो YA है वही तो ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं XA डैश बाई XSB, बोलिए। तो कहने का मतलब ये कि ये सब आपस में बराबर होंगे। पुराना फॉर्मूला हम लोग ये देखे थे, उसी पुराने फॉर्मूले पे वैल्यू रख के हम कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन जहां हम लोग देखेंगे, हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे। बेटा इसको चलिए आइए खूब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे पास दो कंटेनर है, या मान लीजिए एक ही कंटेनर है, उसमें क्या है एक ही कंटेनर है, ओके। और उस कंटेनर में A है और B है। A के जो मोल हैं और B के मोल हैं, ये मान लीजिए 2 मोल है और ये मान लीजिए 3 मोल है, ठीक है। A का वेपर प्रेशर और B का वेपर प्रेशर कुछ भी ले लीजिए, इसका मान लीजिए 200 mmHg है, इसका मान लीजिए 300 mmHg, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, in vapor phase of original solution, B क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in vapor phase of first condensate, और C क्या कह रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज ऑफ सेकेंड कंडेंसेट, ऐसे दिया। तो आइए अब ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी पूछ सकता है, हमें यही करना है कि इसको कैसे करें कि हम फर्स्ट कंडेंसेट निकाल लें, सेकंड निकाल लें, थर्ड निकाल लें। आप लोग इसको थोड़ा सा सोचिए, चलिए
सोचा जाए कैसे करें? क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है एक, आइए हम अलग थोड़ा सा और बना दें। यहां जब लिक्विड होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन, ये क्या है? ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में यहाँ क्या था? काई ए और काई बी। ऊपर क्या था? काई ए डैश और काई बी डैश। अब ये दूसरे कंटेनर में क्या है? वाई ए और वाई बी। ऊपर वाई ए डैश और वाई बी डैश। और तीसरे कंटेनर में आप ये मत देखिए फोटो कैसा बना रहे हैं ना, मेन पढ़ाई पे देखिए। तो ये मान लीजिए जेड ए और जेड बी, और यहाँ जेड ए डैश और जेड बी डैश, यही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वो एक पूछ रहा है ये काई बी बताइए, दूसरा कह रहा है ये वाई बी बताइए, और तीसरा कह रहा है जेड ए जेड बी बताइए। यही तो, ये भी आपको पता है ये इसके बराबर है। एक मिनट दूसरा कलर ले लें। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये भी तो पता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग सोचें। तो यहाँ क्या ए वाले में हमें क्या निकालना है? वाई ए बाई वाई बी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट ए काई ए बाई पी नॉट बी काई बी, यही ना? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या था? क्या निकालना था? जेड ए। उसी तरह से अगर हम देखें तो हम जेड ए बाई जेड बी को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए। अब यहाँ काई ए नहीं लिखेंगे, यहाँ काई ए लिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई ए बाई पी नॉट बी वाई बी। उसी तरह से तीसरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? तीसरे वाले को, अब तीसरे वाले के लिए एक और आगे जाना होगा तब ना। तो चलिए अभी उसको रहने दे रहे हैं, अभी इन दोनों को देखते हैं। तो इन दोनों को हमें अगर वाई ए बाई वाई बी निकालना है बच्चों, तो वाई ए बाई वाई बी क्या करेंगे? पी नॉट ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 200। काई ए कितना दिया हुआ है? काई ए कितना है? 2/5। ओके, 2/5। पी नॉट बी 300, काई बी 3/5। सॉल्व किए, 5 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 4/9, यही ना? अब देखो वाई ए कितना होगा? 4/13, और वाई बी कितना होगा? 9/13। तो अगर हम 4/13 को सॉल्व करें तो ये मेरे ख्याल से 0.7 आएगा। कितना आएगा? ये 0.7 आएगा करीब करीब, और ये 0.3 आएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेकंड देखें, आप लोग देखिए, तब मैं बता रहा हूँ कि मैं बताने क्या चाह रहा हूँ। अगर सेकंड देखें तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? पी ए कितना है? 200, और पी बी कितना है? 300। अब देखिए वाई ए निकालना है। वाई ए कैसे निकालें हम? वाई ए कैसे निकालें? तो वाई ए के लिए हमें क्या चाहिए? वाई ए वही होगा जो काई ए डैश होगा। तो काई ए डैश, अच्छा वाई ए तो यहाँ पता है ना, यहाँ ओके, चलिए कोई बात नहीं, जब वाई ए पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई ए कितना है? 0.3, और वाई बी कितना है? 0.7। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये कैंसिल, ये हो गया 3/7, तो क्या हो गया? 6/21। बोलिए। तो अगर हमें कोई कह रहा है जेड ए बताओ, तो जेड ए कैसे निकालेंगे हम? तो जेड ए निकालेंगे कैसे? 6/27, और जेड बी। अब देखिए यही सब बच्चे परेशान होते हैं कि ये कैसे कर दिए। ये आसान है ना, जेड ए बाई जेड बी अगर 6/21 है तो ये 6/27। बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन वो भी समझेंगे तो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 21/27। अगर इसको भी हम देखें कि कितना वैल्यू आ रहा है, तो
तो 6/27 कितना आएगा? ये सही तो किए हैं ना? हाँ 6 ये कितना है 21 और ये 6, हाँ ठीक तो है। तो ये कितना आएगा? इसको आप लोग एक बार करके देखिएगा कैलकुलेटर से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ये निकालेंगे वैल्यू, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मतलब कि पहले का जो वेपर होगा, आप देखिए पहले वाले में YA और YB ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? जरूर B का वेपर प्रेशर A से ज्यादा होगा, तभी ये ज्यादा आएगा। आप दूसरे में देखेंगे तो ये जो B होगा ये और ज्यादा होगा, देखिए यहाँ निकाल के देखेंगे ना, और ज्यादा होगा। तीसरे में देखेंगे और ज्यादा होगा, चौथे में देखेंगे और ज्यादा होगा, और लास्ट में क्या होगा? हमारे कंटेनर में केवल B होगा, ये होगा ही नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब दो लिक्विड को हमें सेपरेट करना होता है, तो दो लिक्विड को हम लोग ऐसे ही सेपरेट करते हैं। एक बर्तन में रखते हैं दोनों लिक्विड, फिर वेपर। तो वेपर जब बनेगा तो वेपर में क्या बनेगा? दोनों लिक्विड बनेंगे, लेकिन जो ज्यादा वोलाटाइल है वो लिक्विड ज्यादा बनेगा। फिर हम दोनों को लिक्विड बनाए, फिर वेपर बनाए, फिर लिक्विड बनाए, फिर वेपर बनाए, और लास्ट में क्या होगा? जो ज्यादा वोलाटाइल है वो केवल वेपर बन के अलग हो जाएगा, फिर उसको लिक्विड बना लीजिए, कम वोलाटाइल वाला लिक्विड, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तीसरा वाला भी आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। तो एक लाइन बस लिख दीजिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिखिए कि विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, mixture of two volatile liquids are separated. And it is applicable for ideal solution. ये क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? हम लोग बस इसके बाद वाले क्लास में देखेंगे। And it is applicable for ideal solution and applicable only for those liquid mixture, which have different volatile nature, that is different vapor pressure, that is different boiling point। ठीक है, और एक और पॉइंट देख लीजिए कि वेपर फेज विल ऑलवेज बी richer in the component which is more volatile, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।